हम इंक्यूबेशन पीरियड को आज देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है, लेकिन ये इंक्यूबेशन पीरियड हम क्यों बता रहे हैं पहले वो बताए थे। आप लोग को हम बोर्ड एंड पिलर के वीडियो भेज रहे हैं, तो जब हम पैनल का साइज, डिस्ट्रिक्ट का साइज डिटरमाइन करते हैं कि कितना बड़ा मेरा पैनल रहेगा, उसमें कितने पिलर्स होंगे, वो कौन डिटरमाइन करता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट फैक्टर इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो जब आप इंक्यूबेशन पीरियड को जानिएगा नहीं और वहां हम बोलते रहेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड के आधार पर हम पैनल का साइज डिटरमाइन करते हैं, तो आप कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक दो और बात बताइए, मेन पाल और मेजर पाल दोनों का मतलब क्या होता है। यदि कहीं मेजर पाल लिखा या मेन पाल लिखा, मतलब दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। कभी कभी वर्ड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है। ठीक है, ये वेंटिलेशन का भी चीज है, ये वर्किंग का भी चीज है। ठीक है, शॉर्ट नोट में आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है वो लिख दीजिएगा, कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है। आप कोई बोलेगा कहाँ रेगुलेशन लिखा है, भैया देखना ना होगा, समझना ना होगा, तब ना रेगुलेशन में दिखेगा। बहुत सारा चीज दिखता नहीं है, उसको देखना पड़ता है। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, तो हम इसको चालू करने के पहले इस इंक्यूबेशन पीरियड का एप्लीकेबिलिटी बताएंगे, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ यूज होता है। कहाँ यूज होता है, फॉर डिसाइडिंग द साइज ऑफ पैनल। ठीक है, पैनल का साइज डिटरमाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए हम इंक्यूबेशन पीरियड का इस्तेमाल करते हैं कि एक पैनल में कितने पिलर रहेंगे। ठीक है, अभी हम इसको जब आगे बताएंगे तो अपने आपको समझ आ जाएगा कि क्या बला है ये। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये सब चीज बताने के पहले हम आपको दो चार लाइन बता रहे हैं, उसको समझिएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। हम जब डिप्लेरिंग दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं डिप्लेरिंग विद केविंग और डिप्लेरिंग विद स्टोविंग। ये गोप मैनेजमेंट का तरीका है। ठीक है, डिप्लेरिंग का तरीका नहीं बता रहे हम, ये गोप मैनेजमेंट का तरीका है। एक डिप्लेरिंग विद केविंग और डिप्लेरिंग विद स्टोविंग। जब हम डिप्लेरिंग विद केविंग करते हैं तो जो गोफ का रूफ है उसको अलाउ करते हैं कि वो एक रेगुलर इंटरवल पर केव हो, गिरे। ठीक है, और नहीं गिरेगा तो क्या होगा, वो जो टंगा हुआ रूप है, ओवरहैंग रूप है गोप का, उसका प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा आपका एक्टिव वर्किंग जोन में जो स्टैंडिंग पिलर है, और पिलर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसके चलते पिलर फेल की चांसेस बढ़ जाती है। प्रीमेच्योर कोलैप्स का नाम सुने होंगे कभी। ठीक है, समय के पहले वो फेल कर गया। ठीक है, एयर बम्प्स हो जाते हैं कई बार, बम्प्स के और भी कई कारण है। ठीक है, तो हम जब केविंग मेथड से कोयला निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी डिप्लेइंग करते हैं तो गोप में कुछ स्टूक छूट जाता है, थोड़ा मोड़ा रिब छूट जाता है। ठीक है, कोयला छूटा रहता है। हम बताए थे इसका परसेंटेज एक्सट्रैक्शन बहुत कम होता है, कोल लॉसेस ज्यादा होता है। डिसएडवांटेज में बताए थे, यदि कोई ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा होगा तो कोयला तो गोप में छूटा है। अब कोयला गोप में छूटा है तो वहां स्पॉन्जिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक बात, हम स्पॉन्जिंग को यहाँ पूरा नहीं बताएंगे, डिटेल नहीं बताएंगे, दो चार सेंटेंस में बताना चाहेंगे शॉर्ट में, ताकि आपको ये टॉपिक कवर हो। स्पॉन्ज एडेक्वेट वेंटिलेशन है तो स्पॉन्जिंग नहीं होता। कब होगा, जब इनएडेक्वेट वेंटिलेशन है तब। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, हम जब उसका स्पॉन्जिंग का पूरा बताएंगे मैकेनिज्म तब और बताएंगे। तो गोप में कोयला है, थोड़ा मोड़ा कोयला छुटा हुआ है जो स्टूक के रूप में है, और जब मेन फाल है जिसको हम मेजर फाल भी बोलते हैं वो हुआ तो क्या होगा, कोयला दब जाएगा। अब दब जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जो दबे हुए कोयला में थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन जाएगा, थोड़ा मोड़ा हवा जाएगा। एडेक्वेट वेंटिलेशन अब उस कोल के लिए नहीं रहा, और नहीं रहेगा तो कोल का ऑक्सीडेशन होगा, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक किसको, जिसमें हीट इवॉल्व होता है, जिसमें हीट निकलता है, तो इससे हीट पैदा होगा
और हीट जब पैदा होगा तो ऑक्सीडेशन रेट बढ़ता चला जाता है, और जितना जितना हीट बढ़ते जाएगा तो रेट डबल होते जाएगा, और एकदम बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि इतना हीट हो जाएगा कि वो हीट के चलते कोयला में अपने आप आग लग जाएगा। उसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबस्चन, सेल्फ हीटिंग या सिंपली हीटिंग। ये सब वर्ड का एक ही मतलब है। हीटिंग बोलिए, सेल्फ हीटिंग बोलिए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोलिए, स्पॉन्टेनियस कंबस्चन बोलिए, सब एक ही चीज है। ठीक है, तो कोयला में आग लग गया अपने आप। ठीक है, क्यों लगा? क्योंकि इनएडिक्वेट वेंटिलेशन था, तो हवा के साथ कोयला में कार्बन है, मिला ऑक्सीडेशन हुआ, कोल का C और हवा में से ऑक्सीजन O2 दोनों मिलके क्या किया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस किए, हीट पैदा हुआ, और हीट डिसिपेट नहीं हो पाया, हट नहीं पाया। यदि एडिक्वेट वेंटिलेशन रहेगा तो क्या होगा? हीट जनरेट हुआ लेकिन उसको हटा देगा तो हीट बढ़ेगा ही नहीं। तो कोल का टेम्परेचर, कोल के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो कोयला में आग नहीं लगेगा। ये पदार्थ है, इसको जलने के लिए ये तभी जलेगा जब हमको इसको इतना हीट दे, इतना सोर्स ऑफ इग्निशन का हीट दे कि इस पदार्थ का, जो कोई पदार्थ होगा, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक हम हीट देंगे तब बर्न होना चालू होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका संबंध किससे है? इन स्पॉन्टेनियस हीटिंग से, या स्पॉन्टेनियस हीटिंग या हीटिंग बोलिए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग या स्पॉन्टेनियस कंबस्शन से है। किसका संबंध? इंक्यूबेशन पीरियड का। तो जब फर्स्ट मेजर फॉल हुआ या फर्स्ट मेनफॉल हुआ, उस फर्स्ट मेनफॉल ने क्या पैदा किया? स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा किया। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन पैदा किया तो तत्काल आग नहीं लग जाएगा। हम क्या बोला? हीट इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा, फिर दूसरे बार में फिर ज्यादा हीट पैदा होगा तो और डबल हो जाएगा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब स्पॉन्टेनियस की प्रोसेस बढ़ते चल जाएगी। तो जितने तब बढ़ेगा उससे ज्यादा हीट पैदा होगा, ऐसा बढ़ते बढ़ते हीट इतना बढ़ जाएगा कि कोयला में आग लगा देगा। यही ना स्पॉन्टेनियस बताया अभी तक। तो अब क्या होगा कि मेन फॉल हुआ तो कोयला दबा, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए फेवरेबल कंडीशन बना। किसके चलते बना? इस मेन फॉल या मेजर फॉल के चलते। जो गोप का रूप गिरा, दो टाइप का फॉल होता है, लोकल फॉल और मेन फॉल, डिप्लेरिंग में हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो उससे फेवरेबल कंडीशन बना स्पॉन्टेनियस के लिए, और तत्काल नहीं लगा, कुछ समय के बाद लगा कि आप स्पॉन्टेनियस के इंडिकेशन मिलना चालू हो गया है। या इंडिकेशन बोलिए, साइन बोलिए की बात है, स्पॉन्टेनियस के साइन मिलना चालू हो गया, इंडिकेशन मिलना चालू हो गया। तो जब फेवरेबल कंडीशन बना गोप के अंदर स्पॉन्टेनियस के लिए, और कोल में स्पॉन्टेनियस के जो इंडिकेशन हमको पहली बार मिले, उसके बीच जो समय बीतता है, इलैप्स होता है, उसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल और इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल सीम। ठीक है, तो आप कहीं कहीं बुक में पढ़ेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम इलैप्स बिटवीन द फेवरेबल कंडीशन subjected to favorable condition to the coal in the gope and the first indication of spontaneity। ऐसा पढ़े होंगे कहीं। ठीक है, एकदम रटी रटाई भाषा में लिख दिया, लेकिन वो फेवरेबल कंडीशन किसके चलते पैदा हुआ था? मेन फॉल या मेजर फॉल के चलते। तो अब हम सिंपल सा एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे, आप समझे तब एक लाइन में लिखेगा, और नहीं तो फिर जैसा भी हम बोले ना, मिट्ठू तोता रटवा, उसी टाइप का बोल दीजिएगा। हम बोल के इसलिए बताए, नहीं तो बोलेंगे कि ये डेफिनेशन कहां से लिखा दिए। ठीक है, जो हम बोले अभी वो नहीं लिखाएंगे हम। ठीक है, वो तो मिट्ठू वाला भाषा है। मतलब हम क्या बताए थे कि जब स्पॉन्टेनियस के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा हो, किसके चलते हुआ था? मेन फॉल हो गया था, कोयला जो वहां छोटा था वो दब गया तो वहां हवा नहीं जा पाया बढ़िया से, और हवा जब इनएडिक्वेट वेंटिलेशन होगा तभी स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? वो पीरियड है, वो समय इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, जो कि
गोप में मेनफॉल होने के समय से लेकर के स्पॉट सिटिंग का जो साइन मिला या इंडिकेशन मिला उसके बीच का समय। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ भैया, एक लाइन का डेफिनेशन, दिस मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, दिस एक मिनट हम पेन बदल रहे हैं, दिस इज द टाइम इंटरवल। क्या ये टाइम इंटरवल है, दिस इज द टाइम इंटरवल किसके बीच में, बिटवीन फर्स्ट मेनफॉल या मेजर फॉल लिख सकते हैं आप, मेनफॉल इन द गोफ, हम पीडीएफ भी भेजेंगे, इन द गोफ एंड फर्स्ट साइन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। देखिए क्या सिंपल सा भाषा में लिखा है, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट मेनफॉल इन द गोफ एंड फर्स्ट इंडिकेशन और फर्स्ट साइन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सिंपल सा भाषा, लिखने में भी आपको इजी नहीं होगा। ठीक है, इजी होगा, नहीं होगा बोल दिया, सॉरी। एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये इट वेराइज फ्रॉम लिखा है, कितने पीरियड का होता है, इसी के आधार पे ना हम इंक्यूबेशन पीरियड के आधार पे ना पैनल का साइज तय करते हैं। ये होता है 2 मंथ्स, कितना जी, बहुत कम पीरियड हो गया, 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, 2 महीना से लेके 2 साल तक का होता है हमारे देश में। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिए हमने, चूरी कॉलरी का लिए, ये नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड में एक इनके एरिया पड़ता है, हम इसी के अगल बगल में थे आज से 3-4 साल पहले। ठीक है, चूरी कॉलरी हम देखे, ये इनके एरिया नॉर्थ करनपुरा एरिया है सीसीएल में। चूरी कॉलरी एक अंडरग्राउंड माइंस है, अंडरग्राउंड कॉलरी है, यहाँ का 15 वीक्स है। 15 वीक्स मतलब मोटा मोटी 4 महीना। 15 वीक्स मतलब कितना हुआ, 16 महीना तो 4 महीना होता है ना, तो 16 4 महीना मतलब 16 वीक्स मतलब 15 वीक्स मतलब 4 महीना पकड़ लीजिए। एक विश्रामपुर सीम है सीसीएल में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसका है 8 वीक्स मतलब 2 महीना। ठीक है, एक बहुत सारे हम कम पीरियड वाले लिए हैं, जमबाद सीम रानीगंज कोलफील्ड बीसीसीएल, इसका भी 15 वीक्स का है। कितना है, 15 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये डेफिनेशन तो समझ आए, मतलब जब मेनफॉल होगा गोप में और आग लगेगा या स्पॉट होगा, उसके बीच में जो समय बीतता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो हमको यदि हम चूरी में काम कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए चूरी अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो हमको पैनल साइज इतना छोटा रखना होगा कि हम ये 4 महीना के अंदर उस पैनल से कोयला निकाल के बाहर भाग जाए, पैनल को सील कर दे। पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टफिंग बताए हैं, 7-8 गो पर्पज, 8 गो पर्पज बताए थे, उसको याद रखने के लिए फार्मूला यहाँ लिखे थे, यदि जिनने देखा होगा पढ़िएगा। आइसोलेशन स्टफिंग, गोड आउट पैनल, जिसको हमने जहां से कोयला निकाले उसको भी सील करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, वो बताए, वो हम बताए, वहां देख लीजिएगा। ये हुआ, ये इतना समझ है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, 2 लीगल ऑब्लिगेशन है, 2 स्टैट्यूटरी प्रोविजन है अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल और कोलसिम। पहला क्या बोलता है, हम आप लोग को जब डेवलपमेंट का कुछ एलिमेंट्स ऑफ बोर्ड एंड पिलर करके भेजे थे एक वीडियो, बहुत लोग देखे भी आप लोग, उसमें क्या बताए थे कि पैनल सिस्टम से माइनिंग करना है, पैनल बना के माइंस को कई पैनल में बांट देना है, और वो एक पैनल दूसरे पैनल से एक बैरियर से सेपरेट रहेगा, बताए थे कि नहीं जी। और वो पैनल का चौड़ाई जो रहेगा, उस पैनल का जो पिलर की चौड़ाई है उसके बराबर रहेगा। ठीक है, इतना ना बताए थे। वही एक यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन लिख देना, क्या लिखेंगे, पैनल ड्यूरिंग डेवलपमेंट पैनल shall be made, panel shall be made with, and the barrier of panel shall be equal to the thickness of pillar। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, डिप्लेनिंग के समय, डिप्लेनिंग के समय हमको क्या करना है,
ऑल पिलर्स इन अ पैनल, एक पैनल में जितने भी पिलर्स है, शैल बी एक्सट्रैक्टेड विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलसिम। उस पर्टिकुलर कोलसिम का जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसके अंदर ही हमको क्या करना, सबका डिसाइडेड है, इतना दिन के एक्सपीरियंस के आधार पर सब जगह का डिसाइडेड हो गया है, ठीक है। डीजीएमएस को मालूम है और वहां के माइन मैनेजमेंट को मालूम है, तो उतने पीरियड में हमको कोयला खत्म करके उस पैनल से भाग जाना और गोड आउट पैनल को आइसोलेशन स्टफिंग से सील कर देना है। इतना ही तो लिखना है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल समझ आ गया। तब हम जब आपको पैनल साइज डिटर्मिनेशन बताएंगे कि कितना बड़ा पैनल बनाएंगे, एक पैनल में कितने पिलर रहना चाहिए, वो किस आधार पर डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल और इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलसिम। और एक दूसरी बात, जब आप नौकरी के लिए बैठिएगा ना, जो रेगुलर स्टूडेंट है, वहां पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, पैनल साइज शैल बी डिटरमाइन ऑन द फॉलोइंग करके 2-4 गो लिख देगा, उसमें एक ये भी नाम रहेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर पट से लिखिएगा, नहीं है तो कुछ भी लिख के आ जाएगा। ऐसे हम पिलर साइज का बताएंगे आपको, ठीक है। पैनल साइज का भी बताना बाकी है, उसको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।